हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MSB एकेडमी में तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है। हमारा रीट लेवल फर्स्ट का मैथ का स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें से कुछ क्लास हो चुकी है, जिसमें हम मैथ के कुछ टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा यूनिट सेकंड का नया टॉपिक होगा। क्या है? टॉपिक का नाम है लसअप एंड मसअप, LCM एंड SCM। टॉपिक का नाम क्या है? लसअप एंड मसअप, HCF एंड LCM। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सभी ने सिलेबस की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली तथा जो पिछली क्लासें हैं वो आप देख चुके हो। यदि आप इस चैनल पर नए हों या पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर कीजिए। हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है, किसी बात को जानना है तो उसे हमें गहराइयों से पढ़ना है, पूरी चीज़ को जानना है, पूरा वीडियो देखना है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और आपको डाउटफुल रहेगा, आपको लगेगा ये अच्छा नहीं है। हमें उस किसी चीज़ को जानने के लिए हमें गहराइयों तक जाना है, अच्छे से पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे जितनी क्लास हो चुकी है। उसके आगे अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा, हमें स्फूर्तिवान बनाएगा, तो आज का मोटिवेशनल कोट सुनिए। तो सुनिए, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, हमें ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, इसका अर्थ है कि ज़मीन पर देखकर क्यों आसमान की तरफ देख रहा है, क्यों ऊंचे सपने देख रहा है बैठे बैठे। हमें खड़े होके मेहनत करके सफलता को प्राप्त करना है। चल उठ खड़ा हो, ये सिर्फ ज़माना उड़ान देखता है कि अब खड़ा हो जा, ये ज़माना केवल सफलताएँ देखता है, असफलता नहीं देखता है। तो आपको खड़े होके हमें सफलता को प्राप्त करना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों, हम पिछली क्लास में अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम लसअप और HCF, LCM और SCF, लसअप और मसअप के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो मैं यहाँ लसअप लिखता हूँ, लसअप, LCM, जिसे हम क्या कह सकते हैं? लसअप। क्या कह सकते हैं? LCM को हम लसअप कह सकते हैं। LCM की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये LCM की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होती है लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। ये होती है LCM की फुल फॉर्म। क्या होता है? लसअप, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्ती। और HCF क्या होता है हमारे पास? HCF, जिसे हम कह सकते हैं मसअप। क्या कह सकते हैं? मसअप। अब HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हायर या हाईएस्ट, हाईएस्ट या हायर, कुछ भी कह सकते हैं हम, हाईएस्ट या हायर कॉमन फैक्टर। क्या होती है HCM की फुल फॉर्म? हाईएस्ट या हायर कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्ती। और मसअप को क्या बोलता है? महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। और HCF को महत्तम समापवर्तक हम कहते हैं। ये दोनों की फुल फॉर्म हो गई। क्या हो गई? दोनों का अर्थ पता चल गया हमें। LCM क्या होता है और मसअप क्या होता है। लघुत्तम का अर्थ है छोटा सा छोटा मान और मल्टीप्लाई का अर्थ है गुणज।
और महत्तम का अर्थ है बड़ा से बड़ा मान और फैक्टर का अर्थ है गुणनखंड, बड़ा सा बड़ा गुणनखंड और कॉमन होना चाहिए। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का अर्थ है छोटे से छोटी संख्या जो क्या होनी चाहिए, गुणज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉमन गुणज होनी चाहिए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अर्थ है बड़ी से बड़ी संख्या और उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा सा उसका अर्थ समझ लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम को। किसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम किसको सीखते हैं, एलसीएम को, उसके बाद हम एचसीएफ को लेंगे। तो एलसीएम को लेने से पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 6 या 12 ले लेते या 9 ले लेते, 6 या 9 का एलसीएम, 6 या 9 का एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे, केवल मैं इसको अभी एक समझा रहा हूँ, इसको आगे पूरा विस्तार से एलसीएम को पढ़ेंगे। तो 6 और 9 का एलसीएम, एलसीएम का अर्थ है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मल्टीपल का अर्थ है गुणज, मल्टीपल का अर्थ क्या होता है, गुणज होता है। तो हम क्या लेते हैं, 6 का गुणज कौन कौन सा है और 9 का गुणज कौन सा है, 9 का गुणज हम देखते हैं। 6 का गुणज का अर्थ है 6 की गुणा वाली संख्या। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 5 30। इस तरह से मैंने 6 का गुणज लिख दिया। इसी तरह मैं 9 का गुणज लिखूंगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौक 36, 9 5 45। ये मैंने संख्या लिख दी, दोनों के गुणज। हमें क्या चाहिए, मल्टीपल गुणज चाहिए। ये दोनों का गुणज लिख दिया हमने। अब गुणज में भी कैसा चाहिए, कॉमन गुणज चाहिए। देखो कॉमन कौन सा आता है, एक तो 18 कॉमन आता है, और कौन सा आता है, जैसे मैं 6 की टेबल लिखता हूँ, 6 छंग 36, तो एक 36 कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक तो 18 कॉमन आ रहा है और एक 36 कॉमन आ रहा है। हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, लोवेस्ट। लोवेस्ट का अर्थ है कम से कम, लघुत्तम, छोटी। तो यहाँ से देखते हैं 18 छोटा है 36, हम कहेंगे 18 छोटा है, तो इसका लसा पर कितना आ जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा। कि उसका मल्टीप्लाई का अर्थ है गुणज, वह गुणज जो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन और छोटी संख्या। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 18। तो देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 12 और 16, इसका एलसीएम क्या होगा, क्या होगा एलसीएम। तो हम क्या लिखते हैं, 12 का गुणज, 12 का गुणज कौन सा है, 12 का गुणनफल कौन कौन सा है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 12 चौको 48, 12 पणिया 60, 12 छकाने 72, 12 साता 84। इस प्रकार मैंने 12 की टेबल लिख दी। हमें लिखना 16 का गुणज। तो 16 का गुणज क्या होगा, मैं लिखूँगा 16 का गुणज, 16 का 16, 16 दो 32, 16 ते 48, 16 चौक 64, 16 5 80। इस तरह से इसका गुणज लिख दिया। हमें क्या चाहिए, मल्टीपल, मल्टीपल का अर्थ है गुणज जो हमने लिख दिए। उसके बाद सी का अर्थ है कॉमन। हमें देखना है इसमें से कॉमन कौन सा है, 12 24 36 है क्या, नहीं है, 48 कॉमन है। क्या कॉमन है, 48 क्या है, कॉमन। और लोवेस्ट, लोवेस्ट का अर्थ है छोटी से छोटी संख्या। तो क्या आ गई हमारे पास, छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 48। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं एलसीएम की, कोई नहीं पूछने वाला है, तो अभी हमें इसको ध्यान रखना, कभी कभार पूछ सकता है। एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, ये कब आता है, जब कोई क्वेश्चन देता था उस टाइम आता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास दो दी गई संख्या 12 और 16 है, तो वह छोटी से छोटी संख्या, हमें छोटी से छोटी संख्या लेना है जो दी गई संख्या से क्या हो, पूर्णतः विभाजित। जैसे मैंने इसका एलसीएम कितना लिया, 48। तो देखिए 48 में 12 का भी भाग जाता है 4 बार, और 48 में 16 का भी भाग जाता है कितने बार, 3 बार। तो दोनों का, दी गई दोनों संख्याओं किसमें भाग जाता है,
तो क्या हो गई परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसे क्या कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब हम एलसीएम ज्ञात कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक तो एलसीएम ज्ञात करने के दो तरीके, एक तो है अभाज्य गुणनखंड। कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड, केवल अभाज्य गुणनखंड करना है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। दूसरा हम भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से भी एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना। तो हमारे पास एलसीएम ज्ञात करने की कितनी विधियाँ है, दो है, और ऐसे हम चाहो जितनी विधियाँ बना सकते हैं, कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। मुख्य रूप से अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि भी कह सकते हैं हम। तो इन दो विधियों से हम एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे कि किसी संख्या का हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको गुणनखंड ज्ञात करने के दोनों तरीके देखते हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड, एक भाग विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ 12 और 16 का एलसीएम, मैं सेम क्वेश्चन लेता हूँ 12 और 16 का एलसीएम। फर्स्ट मैं दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से करता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 का भाग जाता है 12 में 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार। इस तरह से हमने इसके अभाज्य गुणन किए। अभाज्य गुणनखंड जब हम कल वाली क्लास में अभाज्य गुणनखंड करना सीखे थे लास्ट क्लास में हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा था कि प्राइम फैक्टर जिसके अंदर किसी का भाग नहीं जाता है वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। अब 16 का लेता हूँ मैं, तो 2 का भाग देते 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। ये मैंने लिख दिया इसके अभाज्य गुणनखंड, लिख दिया अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, 12 का क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह मैं लिखता हूँ 16 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब क्या करना आपको, इसको घात के रूप में लिख देना, 2 की घात 1 और 2 2, 3 की घात 1 1, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 2 की घात 4। ये तो हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद लसफा क्या कहता है हमारे पास, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, कि उसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए और लोवेस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या करते हैं, एलसीएम जो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है हमारे पास, जब अभाज्य गुणनखंड हम विधि लेते हैं तो उसमें हमें कहता है कि हमें अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, उसके बाद हाईएस्ट घात लीजिए। क्या लेना, हमें हाईएस्ट घात लेनी, अधिकतम घात लेनी। कैसी लेनी है, अधिकतम घात। कैसी घात लेनी, अधिकतम घात हमें लेनी है। तो अधिकतम घात देखते हैं, यहाँ 2 की घात 2 और यहाँ 2 की घात क्या है, 4। तो दोनों में अधिकतम घात क्या है, 2 की घात 4। उसके बाद अधिकतम 3 की घात अधिकतम कितनी है, 1 है, तो मैं लिखूँगा 3 की घात 1। या हम कह सकते हैं, ये इससे ज्ञात करूँगा 2 की घात 4 कितना होता है, 16, 16 इंटू 3 कितना होता है, 16 इंटू 3 48। या तो अधिकतम घात कह सकते हैं, या फर्स्ट देखो दोनों में कॉमन क्या था वो लिखिए। तो मैं यहाँ देखता हूँ दोनों में कॉमन 2 2 2 बार आ रहा है। उसके बाद जो कॉमन नहीं आता उसको भी लिखना है। जैसे ये दोनों कॉमन नहीं आ रहे तो मैंने इसको भी लिखा, और 3 भी कॉमन नहीं आ रहा इसके लिए 3 को भी लिखा। फर्स्ट जब या तो हाईएस्ट घात लीजिए या फिर जो उसमें से कॉमन आता वो तो लिखिए, उसके बाद जो कॉमन नहीं आता उसको भी लिखना है। अब गुणा करते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आया, 48। तो एलसीएम हो गया हमारे पास 48, लसफा क्या हो गया हमारे पास 48। ये तो हो गया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि। अब भाग विधि का तात्पर्य क्या है कि हम दोनों संख्याओं का साथ में ही गुणनखंड करेंगे, दोनों संख्याओं का साथ में ही गुणनखंड करेंगे। तो कैसे गुणनखंड, जैसे मैं इसमें देखता हूँ किसका भाग जाता है, छोटी से छोटी संख्या 2 का भाग जाता है। कितने बार, 6 बार और 8 बार। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। फिर मैं 2 का भाग देता हूँ, यहाँ पर कितने बार जाता है, 2 3 6, 4 दूनी 8। जब तक 2 का भाग जाता है तब तक हमें 2 का भाग देना है। जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का देंगे।
3 का भी नहीं जाएगा तो हम 4 का देंगे या 5 का देंगे। इस तरह से हमें भाग देना है। जब तक भाग जाता है तब तक देना। मैंने 2 का दिया क्योंकि 4 में जाता है, 3 में नहीं जाता है, 4 में 2 बार। अभी भी 2 में 2 का भाग जाता है, 3 में तो नहीं जाता है। 3 और 1। अब देखते हैं 3 का भाग 1 और 1। हमारे पास संख्या है क्या आ गई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिरी 48। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, लसा पर 48 आ गया। हमें क्या करना है, इसको गुणा करके लिखना है। तो एलसीएम कितना आया, 48। तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे 24, 36, 40 का एलसीएम क्या होगा, या हम कह सकते हैं लसा पर क्या होगा। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं, भाग विधि से करते हैं। हमारे पास 2 विधि है, उनमें से कोई भी तरीके से हम कर सकते हैं। हम करेंगे भाग विधि से। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास सरल होगा, हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं 24, 36 और 40 का एक साथ ही इसका अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। हमें इसका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें टाइम कम लगेगा, इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें सबसे पहले 2 का भाग देता हूँ। 24 में 2 का भाग 12 बार, 36 में 2 का भाग 18 बार, 40 में 2 का भाग 20 बार। जिसमें जाता है उसमें देना है हमें भाग। जैसे मैं इसमें 2 का भाग और जाता, मैंने 2 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 10 दूना 20। देखते हैं और 2 बार जाता तो हम देंगे 2 का भाग 2 3 6, 9 में नहीं जाता है, 10 में 5 बार। अब देखो 2 का भाग नहीं जाता है, हम 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 तेरे 9, 5। अब देखो 3 का और जाता है, 1 1 और 5। अब देखते हैं 5 का भाग जाता है, 1 1 और 1। हमें एलसीएम भाग वहाँ तक देना है, एलसीएम या एचसीएफ हो या अभाज्य गुणनखंड हो, जब तक हमारे पास लास्ट में 1 1 1 नहीं आ जाता है तब तक हमें भाग देना है या गुणनखंड करना है। अब हम देखते हैं इसका क्या है, फैक्टराइज गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। जो आया था मैंने सबको यहाँ लग दिया। अब हम गुणा करते हैं, कितना आएगा देखो, 5 तेरी 15, 15 ती 45, 45 दुआ 90, 90 दुआ 180, 180 दो 360। हमें क्या करना, गुणा करना है। तो हमने गुणा कर दिया तो कितना आया, 360। तो हम एलसीएम कहेंगे कितना आएगा, 360। हम दोनों में से कोई भी तरीके से करेंगे तो एलसीएम 360 ही आएगा। चाहे हम इसको अलग अलग करके कर लेते। देखिए 24 में 2 का भाग दिया 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 3 और 1। इसी तरह मैं 36 का लेता हूँ, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 और 1। फिर मैं लेता हूँ 40, 2 का भाग 20 बार, 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग 5 और 5 का 1 बार। अब देखते हैं यहाँ 24 में कितना है हमारे पास, 2 की घात 1 2 3 गुणा 3 की घात 1। इसी तरह से मैं लेता हूँ 36 में कितना है, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। इसी तरह से मैं देखता हूँ 40 में कितना आया, 2 की घात 3 और 5 की घात 1। अब क्या करना, हमें जो कॉमन है या हाईएस्ट घात है उससे लेना है। जैसे 2 की घात 3 2 और 2, तो मैं लूँगा 2 की घात 3, और फिर 3 की घात 1 और 2 है तो हम 3 की घात 2 लेंगे, 5 की घात 1 है तो हम 5 की घात 1 लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1, तो इसको गुणा करेंगे तो भी हमारे पास आंसर कितना आएगा, 360 आएगा। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 360 होगा। तो नेक्स्ट हम लेते हैं एचसीएम। अभी हमने एलसीएम के बारे में सीखा, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होता है एलसीएम। तो अब हम एलसीएम के बारे में सीख चुके हैं, हम एचसीएफ को लेते हैं। किसको लेते हैं, एचसीएफ को। एचसीएफ की फुल फॉर्म मैंने आपको शुरू में लिखवा दी थी, क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
क्या होती है HCF की फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक, MSP भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? MSP भी कह सकते हैं। MSP ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है, महत्तम समापवर्तक। अब हम देखते हैं होता क्या, कैसे ज्ञात करते हैं। होना क्या, ये तो हमने जान लिया HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसी के बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 4, यहाँ लिख देता हूँ मैं 16 और 48। कितना लिखा मैंने? 16 और 48 का HCF कितना होगा? 16 और 48 का HCF क्या होगा? तो हम 16 और 48 का HCF लेते हैं। देखिए हम 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह हम 48 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे, तो मैं यहाँ 48 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 2 का भाग 24, 2 48, 2 का भाग 12 दूना 24, 2 का भाग 6 दूनी 12, 3 3 और 1। जिस जिसका भाग जाता है उसका देना। जैसे 2 का भाग 24 बार, 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 में, 3 का 1 बार। तो क्या आया हमारे पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार। कितने बार है? 4 बार। उसके बाद क्या है? 3। अब हम क्या लिखना है? जैसे हमने LCM में तो क्या लिखा था हमने कि जो इसमें क्या था, हाईएस्ट घात लिखी थी। क्या लिखी थी हमने? हाईएस्ट घात। यहाँ क्या लिखेंगे हम? लोवेस्ट घात लिखेंगे। लोवेस्ट घात लिखेंगे, कम से कम घात क्या होगी, या कह सकते हैं इसमें से कॉमन क्या आएगा। जैसे मेरे पास यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है। जहाँ जहाँ से जो कॉमन आता है दोनों नंबर में, उन दोनों नंबर को यहाँ लिखना है। तो कितने बार कॉमन आया? 4 बार। तो अब इसको मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मैं 3 को नहीं लिखूँगा क्योंकि यहाँ 3 में से कोई भी कॉमन नहीं आता, दोनों में से कॉमन आना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कॉमन था उसी को लिखा, इसलिए मैंने 3 को नहीं लिखा। मैं इसकी घात के रूप में भी लिख सकता हूँ। जैसे 2 की घात 1 2 3 4, मैंने लिख दिया 2 की घात 4, यहाँ लिखा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। MSP कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम कॉमन घात कौन सी है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अधिकतम, फैक्टर का अर्थ है गुणनखंड, फैक्टर का अर्थ क्या है? गुणनखंड। तो हमें गुणनखंड लेना है, कॉमन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए और गुणनखंड होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कॉमन और गुणनखंड। गुणनखंड तो हमने लिख दिए, अब देखते हैं इसमें से कॉमन। जैसे 2 कॉमन था, ये भी कॉमन था, ये भी कॉमन था और ये भी कॉमन था। कॉमन ले लिया और हाईएस्ट का अर्थ है अधिकतम, तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया इसका 16 LCM। अब देखो 16 का भाग 16 में भी जाता है और 48 में भी जाता है, तो इसका मतलब हम इसकी परिभाषा क्या कहेंगे? इसकी परिभाषा HCF की परिभाषा क्या होगी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। क्या करती है? पूर्णतः विभाजित करती है। HCF में क्या, LCM में क्या थी परिभाषा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, जो दी गई संख्या थी उससे पूर्णतः विभाजित होती है। और इसमें हमारे पास है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। इसमें तो वो हमें विभाजित करेगी, जैसे 16 का भाग 16 में जाता है, दी गई संख्या को विभाजित करेगी, और उसमें इसका उल्टा था, उसमें इसमें भाग जाता था, इसका भी इसमें भाग जाता, लेकिन इसमें इस संख्या का दोनों में भाग जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? एक नोट पॉइंट लिख के दोनों को अर्थ यही समझ लेते हैं। क्या लिखते हैं नोट पॉइंट? कि HCF में संख्याओं का भाग
जाता है। एचसीएफ में संख्याओं में क्या होता है, संख्याओं में एचसीएफ का भाग जाता है। संख्याओं में एचसीएफ का भाग जाता है। संख्याओं में एचसीएफ का भाग जाता है। और दूसरा पॉइंट देखेंगे कि लसप में एलसीएम में संख्याओं का भाग जाता है। एलसीएम में संख्याओं का भाग जाता है। दोनों पॉइंट अलग है, इन दोनों पॉइंट को हमें समझना है। संख्याओं एलसीएम में संख्याओं का भाग जाता है, दोनों परिभाषा अलग है। एचसीएफ में क्या होता है, संख्याओं में एचसीएफ का भाग जाता है। जो संख्याएं दी जाती है उसमें जो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं उसका उस दोनों में भाग जाता है। और एलसीएम में होता है कि एलसीएम में संख्याओं का भाग जाता है। एलसीएम आएगा उसके अंदर संख्याओं का भाग जाएगा, ये दोनों में फ़र्क है। जैसे मैं इसका एलसीएम लूँगा 16 और 48 का, तो अभी हमने ज्ञात किया इसका एलसीएम कितना आया 48। तो हम देखते हैं 16 का भाग भी 48 में जाता है और 48 का भाग भी 48 में जाता है। तो संख्याओं एलसीएम में क्या होता है, संख्याओं का भाग एलसीएम में जाता है। एलसीएम में संख्याओं का भाग जाता है। और एचसीएफ में देखो 16 का भाग 16 में एक बार और 16 का भाग 48 में 3 बार। तो इसका मतलब एचसीएफ का भाग जाता है संख्याओं में। दोनों परिभाषा अलग है, दोनों को ध्यान रखना है। हम एलसीएम में क्या होता है, लोवेस्ट वर्ड आया है लेकिन हम अधिकतम संख्या लेते हैं। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन आया लेकिन हम क्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। छोटी संख्या मान आता है, लेते तो बड़ी संख्या लेकिन मान क्या आता है, छोटी संख्या। ये है दोनों में अंतर। हम कुछ एचसीएफ के उदाहरण ले लेते हैं, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ को ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे मसप। एचसीएफ कितनी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ या हम कह सकते हैं मसप। मसप ज्ञात करना हमें अभी हमने देखा मसप किसे कहते हैं, क्या होता है मसप। अब मसप ज्ञात करने की विधियाँ, मसप ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी कितनी विधियाँ होती है। तो मसप ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती है, जिसमें हम फर्स्ट का नाम देते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या नाम देंगे, अभाज्य गुणनखंड। और दूसरे का नाम देंगे हम भाग विधि। फर्स्ट विधि कौन सी है, एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि का नाम है भाग विधि। तो 2 विधियाँ हमारे पास गुणनखंड ज्ञात करने की, एक तो अभाज्य गुणनखंड, एक भाग विधि। दोनों को कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि दोनों को कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने लिया एग्जाम्पल 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा। 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा, हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने की 2 विधियाँ है, जिसमें हम फर्स्ट विधि लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमने करना लास्ट क्लास में सीखा है, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड लीजिए। तो मैं लेता हूँ 36 का अभाज्य गुणनखंड। देखो इसमें किसका भाग जाता है, 2 का। कितने बार, 18 बार। इसमें देखते हैं किसका जाता है, 2 का, 9 दूनी 18। 2 का नहीं जाता, अब 3 का देते हैं। 3 का कितने बार जाएगा, 3 बार, और 3 का भाग 1 बार। जहाँ तक 2 का जाता है वहाँ 2 का देना है, फिर 3 का देना है, फिर 5 का, 7 का, इस प्रकार देना है। हमें अभाज्य संख्याओं का देना है, न कि भाज्य संख्याओं का, और वह भी जिसका भाग पूरा पूरा जाता है। अब हम लेंगे 48 का। 2 का भाग 24 दुआ 48, 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, और 3 का भाग 1 बार। इस तरह से हमने क्या दिया, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और 48 का गुणनखंड कितना आया, 2, या मैं इसको घात के रूप में भी लिख देता हूँ कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब लेता हूँ मैं 48 का क्या क्या गुणनखंड आए, 2 2 2 2 4 बार, 1 2 3 4 और 3। घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 4 और 2 की घात 3 की घात 1, क्योंकि 3 ही संख्या है। अब हम देखते हैं मसप पे क्या होता है,
एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अधिकतम कॉमन फैक्टर है, जो फैक्टर होना चाहिए कॉमन आना चाहिए। जैसे देखिए इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, चलो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद ये 2 इसमें और इसमें भी ये लिख दिया। अब देखो ये 3, इसमें भी ये 3, और कोई कॉमन आता है क्या दोनों में? ये 2 और 3, ये 2 और 3 आ गए। अब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हमें कुछ नहीं लिखना, जो कॉमन आता है वही लिखना है। 2 दूनी 4, 4 3 12, कितना आया हमारे पास? एचसीएफ 12 आया। या घात के रूप में लिखा हो तो हम लिख सकते हैं जिसकी हाईएस्ट छोटी से छोटी घात होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो हम एचसीएफ में 2 की घात 2 लेंगे। कितनी लेंगे? 2 की घात 2, छोटी घात लेनी है। लसअप में बड़ी घात लेनी है और मसअप में छोटी घात लेनी है। अब 3 की घात 2 है और यहाँ 3 की घात 1 है, तो हम 3 की घात 1 लेंगे। तो अब इन दोनों को गुणा करते, 2 की घात 2 4, 4 3 12, इस दोनों से कैसे भी करेंगे एचसीएफ कितना है? 12। अब देखते हैं भाग विधि से कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ये तो थी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसमें हमें गुणनखंड करना होगा और हम गुणनखंड करते हैं। उसके बाद देखते हैं भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मेरे पास 36 और 48 दो संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। 36 में 48 का भाग देना है, 36 में 48 का भाग देना है। तो मैं देखो 36 में 48 का भाग एक बार जाएगा, 48 में से 36 घटाऊंगा तो 2 और 1 12, 12 ही बचेगा। फिर मैं यहाँ इस 12 का भाग 36 में दूंगा, जो ये वाला भागफल है इसमें 36 में भाग दिया। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 बार 36 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। हमें भाग कब तक देना है? जब तक 0 आ जाए। 0 आ गए इसका मतलब हमारा भाग कंप्लीट हो गया, और जो लास्ट संख्या थी, जो भाजक, जो हमारी लास्ट संख्या थी जिससे हमने भाग दिया, वह संख्या ही हमारा एचसीएफ होगी। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा? 12। हमें भागफल शेषफल का आगे भाजक में भाज्य में भाग देते जाना है। जैसे मैंने 36 में दिया, फिर पहले 48 में दिया, फिर 36 में दिए। यदि यहाँ शेषफल बचता हम इससे आगे और भाग देते थे। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आया? 12, और इससे भी एचसीएफ कितना आया? 12। चाहे हम कोई भी विधि लेंगे तो एचसीएफ हमारे पास सेम ही आएगा। 12 आ रहा तो 12 ही आएगा, 24 आ रहा तो 24 ही आएगा, चाहे आप कितनी भी विधि से प्रैक्टिस करो या ट्राई करो। हमारे पास विधियाँ कितनी भी हो सकती है, लेकिन एचसीएफ कितना आएगा? एक ही मान आएगा, सेम आएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 48 और 84 का मसअप कितना होगा? 48 और 84 का मसअप कितना होगा? तो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 48 का, तो हम देखते हैं इसमें 2 का भाग कितने बार जाएगा? 24 बार। हम देखते इसमें 2 का भाग कितने बार जाएगा? 12 बार। हम देखते इसमें 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। ये होगा इसका सिर्फ। अब इसी तरह अभाज्य गुणनखंड करते हैं 84 का, 2 का भाग 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 का भाग 21 बार, 2 का नहीं जाता, 3 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। जिसका भाग जाता है उसका भाग देना है। मैं यहाँ लिखता हूँ 48 का गुणनखंड क्या आया हमारे पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखता हूँ मैं 84 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। जो हमारे पास उसका अभाज्य गुणनखंड आया उसको लिख दीजिए। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आता है। जैसे इसमें से 2 कॉमन यहाँ से आता है, 2 कॉमन यहाँ से आता है और 3 कॉमन यहाँ से आता है 3 कॉमन। जहाँ से जो कॉमन आता है उसे लेना है, इसके अलावा किसी को नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए 2 गुणा 3 गुणा करो कितना आ रहा है एचसीएफ हमारे पास? तो हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आया? 12। तो हम कहेंगे 48 और 84 का एचसीएफ कितना आएगा? 12। तो देखिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 24, 36, 40 और 144 का एचसीएफ क्या होगा? हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है कि इन 3-4 संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, मसअप कितना होगा। संख्याएं क्या है? 24, 36, 40 और 144 का एचसीएफ क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
चारों संख्याओं का और HCF ज्ञात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं 24 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, 2 का भाग देता हूँ 24 में, 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग देता हूँ 6 बार, फिर 2 का देता हूँ 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार। इसी तरह से मैं 36 का लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले मैं 2 का देता हूँ तो 18 बार जाएगा, मैं 2 का देता हूँ 9 बार जाएगा। अब 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। इसी तरह से मैं 40 का लेता हूँ तो सबसे पहले देखिए 2 का भाग 20 बार, फिर 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। इसी तरह से हम 144 लेते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले 2 का भाग देता हूँ तो कितने बार जाएगा, 72 बार, फिर 2 का भाग देता हूँ 36 बार, फिर 2 का देता हूँ 18 बार और 2 का देता हूँ 9 बार, 3 का देता हूँ 3 बार और 3 का 1 बार। हमने जो जो संख्याएं थी अभाज्य गुणनखंड कर दिया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम देखते हैं इसमें से कॉमन क्या आता है, इसमें से कॉमन क्या आता है। तो मैं यहाँ इसको अलग नहीं लेके इसको साथ में ही कर सकता। एक तो हमारे पास है कि 24 बराबर लिखिए, 36 बराबर लिखिए, 40 बराबर लिखिए, 144 के बराबर लिखिए। इसका कितना है यहाँ, 2 की घात 3 और 3, यही है हमारे पास 24 का 2 गुणा 2 गुणा 2 3, 36 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 40 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और 144 का 2 गुणा 2 गुणा 4 बार है 2, ये 2 4 बार और 3 2 बार हो गया। अब हम देखते हैं इसमें से कॉमन क्या आता है। जैसे 2 इसमें कॉमन आ रहा है, जो सब में आना चाहिए, 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है और अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, 2 था 2 में ही कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ तो 2 में आ रहे हैं, कुछ 3 में आ रहे हैं, हमें चारों में चाहिए। तो चारों में हमारे पास ये 2 संख्या आ रही है, तो मैं लिखूँगा 2 गुणा 2 बराबर 4। तो हमारे पास HCF कितना आ गया, 4। तो हम कहेंगे HCF हमारे पास कितना है, 4। अब यहाँ पर इतना न लिख के हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें आ रहा है, तो मैंने एक संख्या लिख दी 2। दूसरा देखता हूँ 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है और 2 इसमें आ रहा है, तो देखिए 2 तीनों में आ रहा है, तो मैंने यहाँ 2 और ले दिया, चारों में आ रहा है। अब देखता हूँ और आता है क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं, इसका मतलब इस 2 को तो अब लेना ही नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो 3 को भी नहीं लेना। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 5 है, 5 एक में भी है, 5 सब में चाहिए, कॉमन का अर्थ सब में आना चाहिए। तो सब में ये 2 संख्या आ रही है, 2 दूनी 4, तो हमारे पास HCF कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह से हमने आज लसप और आज की क्लास में हमने लसप और मसप ज्ञात करना सीख लिया। अब ये तो लसप और मसप के बारे में हमने सीखा। अब क्या आगे की क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करें, आगे सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का लसप और मसप कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्न वाली संख्याओं का लसप और मसप कैसे ज्ञात करेंगे, जो हम अगली क्लास में करेंगे।